नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन यानी INDIA के प्रधानमंत्री पद के चेहरे की, उनकी चुनौती की और फिर उनके मुद्दों की। एक कहावत है ना कि जितने मुंह उतनी बातें। विपक्षी गठबंधन में भी इसी तर्ज पर जितनी पार्टी उतने PM पद के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। हर पार्टी के प्रवक्ता अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो अखिलेश यादव को बता रही है। तो शिवसेना उद्धव गुट के जो है नेता वो उद्धव ठाकरे को, तो TMC ममता बनर्जी को, JDU नीतीश कुमार को, तो RJD लालू प्रसाद यादव को और कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों के इस दावे के साथ जो है या इस दावे पर कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, चुपचाप है, या यूं कहें कि कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने तो अपने नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए INDIA का गठन करवाया था और अब कोई उनके नेता को नेता मानने को तैयार ही नहीं, तो वो क्या करे। विपक्ष के इसी गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल है और सभी पार्टियों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं। ऐसे में एक चेहरे का चुनाव करना जो मोदी का मुकाबला कर सके, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कल से मुंबई में विपक्षी गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री पद के 5 चेहरे तो खुलकर सामने आ गए हैं। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी अकेले चुनाव में जाने की घोषणा कर दी है और फिर इससे 2 दिन पहले की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी ने भी INDIA के संयोजक पद से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी थी। अब विपक्ष की चुनौती अपने गठबंधन को एकजुट रखने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद के नाम को, यानी जो प्रधानमंत्री उनकी तरफ से घोषित किया जाए, उनके नाम को का चयन करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चुनाव में 8 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में इस समस्या से पार पाने के लिए विपक्ष बैठक दर बैठक कर रहा है। दूसरी तरफ NDA में भी चुनौतियां कम नहीं है। NDA के सामने अपने गठबंधन को बचाए रखने के साथ साथ नए साथी की तलाश करने की भी चुनौती है। और कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही गठबंधन की चुनौतियां कमोबेश एक जैसी है और उससे निपटने के तरीके भी करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन के मुद्दे अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे को काटने वाले हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि NDA के सामने INDIA की जो चुनौती है वो कितनी मजबूत है। क्या 2024 चुनाव इन दोनों गठबंधनों के बीच में ही होगा या तीसरा मोर्चा भी कोई चुनौती पेश कर पाएगा। क्या चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां सांप्रदायिक फैसले ले रही है, क्या उससे आपको लगता है कि 2024 का चुनावी मुद्दा हिंदू मुसलमान ही होगा, यानी सांप्रदायिक होगा, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ी जाएगी। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और प्रतिक्रियाओं के साथ साथ एक छोटी सी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद नेताओं के जो प्रतिक्रियाएं आई हैं जिन्होंने अपने अपने दावे पेश किए हैं उन दावों को भी दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। और उन्हें ही उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का। और कुछ ही घंटों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को भी PM पद का दावेदार बनाए जाने की मांगे उठने लगी।
ऐसा लग रहा है मानो एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के चेहरों के रूप में एक हो। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होने जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर विपक्षी गठबंधन इंडिया में कितने प्रधानमंत्री हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मेरे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। कि लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। इसकी चर्चा हमेशा राज्य और देशों में चलता रहता है। सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो। एक अनार 100 बीमार, एक कुर्सी और जितने लोग उतनी दावेदारी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अशोक तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, एसएन सिंह बीजेपी की तरफ से, केवल ढींगरा कांग्रेस की तरफ से और जयदीप पेंडके हैं शिवसेना की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूँगा और कांग्रेस के हैं हमारे साथ केवल ढींगरा जी। केवल ढींगरा जी, अगर आवाज़ आपको आ रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। और ये मेरा सवाल है आपसे कि जितने भी सहयोगी हैं आपके INDIA में जो गठबंधन है आप लोगों का, कल से बैठक शुरू हो रही है और बैठक में जो चर्चा होनी है वो तो होनी है, लेकिन उससे पहले ये जो सभी पार्टियां जो आपकी सहयोगी दल हैं सभी अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने पे लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि इससे आपकी दावेदारी कमजोर होगी या जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया है एनडीए को चुनौती देने के लिए वो चुनौती कमजोर होगी? इस समस्या से कैसे निपटेगी बीजेपी कांग्रेस? जी, से इंडिया का शुरुआत हुआ है। इंडिया का शुरुआत में ही मुझे लगता है कि दलों का सवाल नहीं है। अभी तो 26 दल है, ये और बढ़ेंगे अभी तो, लेकिन 36 दल जो बीजेपी की तरफ एनडीए की तरफ हैं उनमें तो मुझे लगता है कि कोई दावेदारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी इतने भारी हैं उनके ऊपर कि वो 36 के 36 दल घबराए हुए और उनकी हालत खराब है। और जहां तक बड़े बड़े दल जो इंडिया के साथ है वो कोई दावेदारी नहीं कर रहा, वो हर बंदा अपनी बात कर रहा है। बात करने से दावेदारी नहीं होती। अभी तो तीसरी बैठक है, अगर तीसरी बैठक में ही मोदी जी इतने डर गए हैं तो आगे क्या होगा ये देखिए। इसका एक उदाहरण भी है। अभी मोदी जी जब से तीसरी बैठक से डरे हैं तभी 200 रुपए का गैस का सिलेंडर भी कम किए हैं। और इतना डर जो है मोदी जी के अंदर आ चुका है इंडिया को देख करके, ये अभी शुरुआती दौर है। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या इनका। लेकिन मुझे ये लगता है कि 26 दलों से ही परेशान है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और दल भी जो यूपीए से एनडीए से छिटक करके इंडिया दल के अंदर आने के लिए तैयारी में है, तो वो भी आ जाएंगे तो और डर लगेगा। गैस का ढींगरा जी समझा नहीं, मोदी जी डरे हुए हैं, ये आप कैसे मतलब कहते हैं? गैस की कीमत कम कर दी, इससे आप ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं? तो चंद्रयान भेज दिया चांद पे, वो ज्यादा डरे हुए तब तो होगा, इससे आप कहेंगे डर करके चंद्रयान? अच्छी बात है। देखिए चंद्रयान अगर चांद पे गया है तो उसमें सारे हमारे साइंटिस्ट का रोल है। अच्छा। और बहुत बड़ा रोल है और इसरो का भी रोल है। इसरो जो नेहरू जी ने, मतलब इसमें डर का कोई रोल नहीं है ना? ये तो सबको पता है जो आप कह रहे हैं। मोदी जी का रोल कहाँ से आता? नहीं, मोदी जी नहीं, मैं डर का रोल है, डर का भी तो रोल नहीं है ना कोई?
डर का है ना। अच्छा, डर क्या? से ही तो 200 रुपए कम किए हैं। नहीं, वो चंद्रयान में तो कोई डर नहीं है ना। 400 रुपए का सिलेंडर जो है, सुनिए ना, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए तक ले गए थे। अब 200 रुपए कम किया है तो डर के कारण ही तो कम किया है ना। नहीं तो मोदी जी कम कुछ नहीं करते, महंगाई बढ़ाते हैं, कम कुछ नहीं करते। आज 112 लाख करोड़ रुपया हमारे देश तो पे 9 साल से विपक्ष डरा नहीं पा रही थी सरकार को। ये तो अच्छी बात है, जब आप लोग डरा रहे हैं कम से कम जनता को फायदा होगा। एसएन सिंह जी, क्या डर के ये फैसले लिए जा रहे हैं? कल्याण का कोई फैसला जो सरकार करती है वो विपक्ष से डर के कर रही है? मुकेश जी, देखिए, हम शुरुआत डर से ही करते हैं। निश्चित तौर पे एक ऐसे लोग डर के सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। कहावत है कि जो हिंसक जीव होते हैं मुकेश जी, वो एक घाट पे पानी तभी पीते हैं जब लगता है कि अब अस्तित्व तो नहीं बचेगा। तो सभी हिंसक जीव एक हो जाते हैं। चारा घोटाले वाले, दारू घोटाले वाले, शिक्षा घोटाले वाले, 140 पेज का घोटाला लेकर घूमने वाले, वो सभी हिंसक जीव जो एक दूसरे को केरल में और पश्चिम बंगाल में बंदूक लेकर ढूंढते थे, वो सभी एक हो गए हैं अपने भ्रष्टाचार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। निश्चित तौर पे हमारे भाई का ये डर ही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उधर तो मोदी जी तय हो गए हैं कप्तान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, इधर संयोजक नहीं तय हो पा रहा है, टीम का कप्तान नहीं तय हो पा रहा है। लेफ्ट कह रही है कि भैया तय करो कि आप जो है हमारे साथ लड़ेंगे कि टीएमसी के साथ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिगुल फूंक दी। आज देखे होंगे एक महाराष्ट्र में पोस्टर लगता है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के लोग उससे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा सही बात है, आज ये डर का माहौल है कि 370 पुनः समाप्त कर देंगे ऐसी घोषणा करने वाली पीडीपी, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाली और जनता को राक्षस बताने वाली कांग्रेस, हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म की मान्यता ही नहीं है ऐसी समाजवादी पार्टी, और केवल एक धर्म की तुष्टिकरण का काम करने वाली 10,000 आवास केवल एक धर्म के लिए बनाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अगर एक होती है, ये डर का माहौल है। लेकिन इस देश में चुनाव दो वर्गों के बीच में हो रहा है। एक है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्यकर्ता है, गरीबों की खुशहाली के लिए आवास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाएं चलाता है और बॉर्डर पर जाके अपने सैनिकों के हौसले को बुलंद करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा दल भी है जो लोकतंत्र को गाली देता है, जो विदेशों में जाके भारत के मान सम्मान को घटाने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे देश और प्रदेश के लोग भारत के तिरंगा ध्वज के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े रहेंगे जो खालिस्तान का झंडा उठाते हैं और भारत के झंडे को पैरों तले चलते हैं। भारत आज उस प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा कर रहा है, जो विकास के कार्य कर रहा है, जो कश्मीर से लेकर और चंद्रमा तक तिरंगा ध्वज फहरा रहा है। मुझे लगता है ये भय उन विरोधियों को है जो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल देश की जनता बिल्कुल चुन चुन कर उन बातों का हिसाब लेगी कि हिंदू है कि नहीं। देश की जनता सही, बड़ा सही, उन बातों का सही हिसाब जवाब लेगी जिसमें जनता को राक्षस कहा गया। मुझे बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल हमारे हम एसएन जी बने रहिए हमारे साथ। एसएन जी भी आगे भी मौका मिलेगा क्योंकि दो और विपक्षी दल आपके साथ है जो आप पे ही हमला करने वाले हैं। अशोक तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से और जयदीप जेंगटे हैं ये शिवसेना की तरफ से। मैं दोनों से कहूँगा बारी बारी से, लेकिन सवाल मेरा एक ही है कि आप दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक गठबंधन में है, लेकिन दोनों के पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस गठबंधन को कमजोर करने वाले हैं। खासतौर पे अभी तो तीसरी बैठक आपकी है, बैठक में यह तय किया जाना, लेकिन बैठक से पहले ही आप लोगों के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कि चेहरा हमारा होगा, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जा रही है आपकी तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये जो इस तरीके की दावेदारी है ये आपके गठबंधन को कमजोर करेगा, या सीट शेयरिंग का मामला जब आएगा उसके लिए अभी से दबाव बनाया जा रहा है? मैं सबसे पहले अशोक जी से मैं चाहूंगा कि अशोक जी इस पे दें, उसके बाद मैं फिर वापस जो है जयदीप जी के पास जाऊंगा। जी अशोक जी। मुकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। मैं इस संदर्भ में आपके चैनल के माध्यम से जन आकांक्षाओं के अनुरूप, यानी कि पूरे देश की जो जन आकांक्षा है भाजपा सरकार को बेदखल करने की 2024 में, जनता जो त्राय कर रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, वो जनता, आम जनता की भावनाओं के अनुरूप ही ये इंडिया गठबंधन बना। जो इंडिया गठबंधन का
निर्माण हुआ है ये जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। जो दल जहां पर भी मजबूत है, जनता वहां की चाहती है कि आप लोग एक साथ एक मंच पर आए और आकर के इस सरकार को बेदखल करें, क्योंकि जनता बेदखल करने के लिए उतारू है इस समय देश की जनता। उसका रुझान भी पूरा देश देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है अच्छी तरह से। और माननीय मोदी जी का लाल किले पर जो दबाव था, जिस दबाव में वो भाषण दे रहे थे, जनता से जो है वो गिड़गिड़ा रहे थे जिस तरह से, उससे प्रेस भी जान गया है कि मोदी जी बहुत दबाव में है। भाजपा इस समय अब जाने वाली है 2024 की में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अभी से, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो इंडिया गठबंधन है उससे जो दबाव महसूस कर रहे हैं इतना सब चीज आप लोग आश्वस्त है। अशोक जी, आज 200 रुपया का जो अशोक जी इतना आश्वस्त है, विपक्ष अगर इतना आश्वस्त है, इंडिया गठबंधन का ही दबाव है। ठीक है अशोक जी, उनको इतनी भारी कीमतों में, जो कि 1100 से ऊपर पहुंचा दिया था गैस का दाम, उसको 200 रुपए नाम मात्र के लिए उनको। नहीं ठीक है, तब तो आप अगर इतने आश्वस्त हैं अशोक जी आप अगर इतने आश्वस्त हैं कि बीजेपी जाने वाली है, बीजेपी दबाव में है, प्रधानमंत्री जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, तो फिर आपको तो चाहिए जो एकजुट होकर के एक नेता का नाम चुनते। आप हर एक दल अपने नेता को प्रधानमंत्री बता रहा है, तो आप एकजुट तो है नहीं। मैं सवाल मेरा ये था कि भाई आप अलग अलग दावेदारी क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव बनाने के लिए सीट शेयरिंग पे है, या सही में आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बने, और या आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से राहुल गांधी का रिजेक्शन भी तो है, यानी राहुल गांधी को जो नेता बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये उसका रिजेक्शन भी। अगर आप करें कि नहीं मेरा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी को नहीं आप पसंद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कांग्रेस के नेतृत्व को अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या अकेले सरकार बना लेंगे? आपकी जब बात कंप्लीट हो जाए तो मैं जवाब दे दूं। जी कंप्लीट हो गया, बताएं आप। चैनल के माध्यम से आपको और पूरे देश की जनता को ये जवाब देना चाहता हूं कि इस समय इंडिया गठबंधन में कोई ही प्रधानमंत्री पद का ऐसा बड़ा सवाल नहीं है कि जिससे भाजपा खुश हो जाए। भाजपा इसी में खुश हो रही है कि यहाँ पर कोई विवाद है ही नहीं। इंडिया गठबंधन सिर्फ इसलिए बना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़कर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उसको उखाड़कर फेंक दें। ठीक है जयदीप जी, ठीक है चलिए आप सर हो गया, आप जयदीप जी से पूछते हैं। फेंक दिया जाए। ठीक है, आ रहा हूँ कुछ दूसरे मुद्दे पर। पहला आ जाऊंगा, पहले एक बार इस पे जयदीप जी का एक आपके दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि लोग क्यों कह रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर हमसे कोई पूछेगा कि जो है प्रधानमंत्री किस तरह का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, बट नेचुरल है हम कहेंगे कि माननीय अखिलेश जी। ठीक है, अपने नेता को बनाना ठीक है, लेकिन जो आपकी नेता जिनका बयान है उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन का नेता होना चाहिए। देखिए मुकेश जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप सुनेंगे तो फायदा होगा आपके चैनल का भी कि हम हमारी बात चली जाएगी पूरी। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही ज्यादा देश और प्रदेश का तरक्की करने में उन्होंने 12-17 में जो विकास किया, तभी 2 साल से, तभी 2 टर्म से बाहर है सत्ता, जनता ने बाहर कर दिया है। ठीक है समझ गए, बहुत लाभ हो गया सर। अब जरा सा जयदीप जी से। कार्यकर्ता कहेगा ही कहेगा, लेकिन आखिर में बोल दूं मैं कि अभी जो निर्णय इंडिया गठबंधन चुनाव होने के बाद लिया जाएगा, इसका निर्णय कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है चलिए जयदीप जी से पूछ लेते हैं। हो गया, बहुत फायदा हो गया सर। प्लीज जयदीप जी से यही सवाल मेरा जयदीप जी से। जयदीप जी चलिए ठीक है सर, हो गया। जयदीप जी अरे आप अपने गठबंधन के साथियों को भी तो बोलने दीजिए। अभी से आप तो टीवी में भी नहीं बोलने दे रहे हैं। अरे आप ही के साथी हैं भाई, गठबंधन में शामिल है, उनको भी बोलने दीजिए ना। अरे पूछिए ना, इनसे पूछिए। जयदीप जी आपको आवाज मिल रही है? जी आ जाऊंगा। एसएन सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक बार जरा जयदीप जी से ले लूं। जयदीप जी तभी से केवल सुन रहे हैं आप लोगों को। जयदीप जी आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी आपके नेताओं को मान रही है प्रधानमंत्री, आपकी भी दावेदारी प्रधानमंत्री पद की है। जी मेरे जो मित्र है वो अभी तक जो बोल रहे थे बात सही है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग पहले डरे हुए हैं, बाकी लोगों का बोलना है वो भी सब सुन रहा हूँ मैं। देखिए कैसा है, हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, ये बताने का ये तरीका है। हमारे पास कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास चेहरे बहुत सारे। बीजेपी ने बताना चाहिए कि मोदी जी छोड़ के जो अभी पीएम है वो छोड़ के उनके पास और क्या ऑप्शन है। अभी देश की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, ये
समझ में आया है, इसलिए इन्होंने नहीं, 200 ये रुपए कैसे रेट समझ में, ये सिलेंडर तो के कम चुनाव किए। में ही समझ में आएगा ना जयदीप जी। ये जी, आपको अभी कैसे, 200 आपका रुपए कौन सा ऐसा चुनाव के टाइम- मैकेनिज्म है जो आपको समझ में आ गया? मुकेश जी आप इसको थोड़ा अलग उल्टे एंगल से लीजिए। इन्होंने अभी 200 रुपए सिलेंडर के अभी क्यों कम किए? इलेक्शन अभी 6 महीने पे है, तो इन्होंने 200 रुपए क्यों कम किए? ये 2 साल पहले क्यों नहीं किए? 5 साल पहले कोविड में भी इन्होंने पैसे कम नहीं किए। मुकेश जी हाँ अभी ठीक है, तो चलिए कोविड चलिए, है, एसएन सिंह जी ना हैं बीजेपी की तरफ से, वो जवाब दे देंगे आपको। ठीक है मुकेश जी, इनसे पूछिए कांग्रेस से समझौता इसी समय क्यों किए? जब बाला साहब ठाकरे साहब थे तब क्यों नहीं किए? दूसरा भी समाजवादी पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और देश में और प्रदेश में हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा? क्योंकि नहीं, समाजवादी जनता पार्टी जिनको के वरिष्ठ नेता, अरे समाजवादी मैं क्या पार्टी बोलूं? के वरिष्ठ नेता मुकेश जी बीजेपी कह के- रहे बिल्कुल। हैं हिंदू धर्म मेरे ही नहीं बीजेपी के है, मित्र कह रहे हिंदू हैं। धर्म है ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये भारत एक पुण्य भूमि है, देवभूमि है, कर्म भूमि नहीं, है। बीजे- यहाँ तो सभी धर्मों को मानने वाले हैं ना। और देखिए अरे आदरणीय सिंह जी, प्रधानमंत्री अरे जी ने बीजेपी के मेरे 4 मित्र, करोड़ गरीबों आप हर को बात- मकान दे रहे आप हर बात हैं, जातिवाद उसमें पे बिजली क्यों दे लेके आते? रहे हैं, आप हर बाकी चीज की जातिवाद पे व्यवस्था क्यों कर लेके रहे आते? हैं, सड़क दे रहे हैं, आपको उसके बिना सुरक्षा कुछ दे भी रहे काम हैं। नहीं है क्या? देखिए हर चीज जातिवाद के ऊपर लेके आना है आपको। हमारे हर नहीं नहीं, एक जयदीप जी ये तो सवाल है, ये सवाल मैंने भी पूछा था शुरू में। एक सवाल मैं अपने सारे मित्रों से, जितने हमारे मित्र हैं, सबसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। एसएन जातिवाद के अलावा भी कोई चीज एसएन सिंह है जी, ही नहीं एसएन सिंह लाइफ जी में। आखिरी बीजेपी ने सिर्फ यही सीखा है कि आ जाके जातिवाद करना। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह एक मिनट जयदीप जी, मैं सबसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे बाला साहब ने ये बताया जातिवाद कभी नहीं करना, कभी किसी का हमने जात नहीं पूछा है। आप कि ड्राइवर कौन से जात का है, आप यही हमारे काम डिक्लेयर करने कर वाला कौन दीजिए। से जात का है। आप यही आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के इसी चैनल पर बैठे हैं, वो बोल दे कि मेरे ख्याल जाति से की सिंह साहब को राजनीति। सिर्फ यहाँ पे हम तो जातिवाद सबका की साथ बात सबका विकास की बात करते हैं, ये बीजेपी लेकिन का अभी समाजवादी सिर्फ एक पार्टी एजेंडा से है। पूछिए ना। नहीं, मैं एक चीज, मैं एक सवाल मेरा सबसे है कि ठीक है, गठबंधन में सब चेहरा तो आप लोग को देना ही होगा, चाहे चुनाव के पहले दे, चुनाव के बाद दे। लेकिन एक सवाल है कि आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? क्या नहीं तो फिर सबका विकास कहाँ हो पाएगा? नहीं, एक मिनट अशोक तिवारी जी, मुकेश जी समान होगी मुद्दा ये रहेगा। ठीक है जल्दी बोलिए। दिल्ली में जो इन्होंने हुकुमशाही की है, ये हुकुमशाही ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, वो देश के ये तो हिटलरशाही की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। अरे जयदीप जी सबको आवाज बोलिए ना। किसान सम्मान निधि। हसन सिंह जी प्लीज, मेरा एक सवाल है, मुद्दा आप लोगों को क्या रहा है? जिस तरीके से आपके सहयोगी पार्टियां जो है मुद्दे को हिंदू मुसलमान पर खींच के ला रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है हिंदुओं को बदनाम करने वाली बात करी, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। बीजेपी भी, कांग्रेस भी उसी तरीके से कह रही है, बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है, राम के अस्तित्व को आप नहीं मानते। क्या आपके गठबंधन के सभी पार्टी क्या आपकी विचारधारा से चलेंगे? क्या आप लोग रिलीजियस आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग खाली विकास और जो है सामाजिक न्याय और देश में अवसर मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई एक फोरम के ऊपर आके सब बातें मुद्दों को चुनाव लड़ेंगे और जो है कानून व्यवस्था अच्छी पोजीशन पे आए हुए हैं। हो। चोरी डकैती छिनैती उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। शादी में और ये पुलिस के घर से ये घटना क्यों हो देश के अंदर? देश में बराबरी है, सामाजिक भाई अभी यूपी में चुनाव जो है ना, अभी यूपी का चुनाव तो हो नहीं रहा है अशोक तिवारी जी, अभी तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है ना। अरे ये बात देखिए आप लोग बारी बारी से बोलेगा, एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जी की पार्टी का नेतृत्व जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में आया है, 17 छोटे बड़े चुनाव हार चुके हैं। पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, मोहन सिंह को भी लेकर चलते थे, जनेश्वर मिश्रा को भी लेकर चलते थे, लेकिन जब से मीठी बातों में चलिए ठीक है साहब, केवल ढींगरा जी बहुत देर से बैठे हुए आप लोगों की बातों को सुन रहा है। केवल जी मैं आपसे एक सवाल, प्लीज एक बार कांग्रेस से भी एक बार कांग्रेस से भी तो पूछ लीजिए। ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, क्या मुद्दा आप वही रखें? क्योंकि 26 पार्टियां हैं, 26 मुद्दे हैं, 26 चेहरे हैं। चेहरे पे तो ठीक है, आप लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद भी चेहरा तय होगा, अभी जो भी खींचतान चल रही है वो खत्म हो जाएगी या उस पर समझौता हो जाएगा, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा केवल मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के किए गए कामों के खिलाफ आप जाएंगे, या जिस तरीके से आप लोगों के पार्टियों के फैसले हो रहे हैं, क्या इस बार भी सांप्रदायिकता के आधार पर आप लोग ये करेंगे, चुनाव लड़ेंगे?
मुकेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई, दूसरा मुद्दा होगा बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा होगा क्राइम। ये जो महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम व्यवस्था, आपकी पार्टी के नेता मामन खान पे कल पुलिस ने बुलाया है उनको जांच के लिए। उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, पुलिस बोल रही है कि नू हिंसा में उनकी संलिप्तता है और कल पूछताछ के लिए बुलाया है। गृह मंत्री ने बयान दिया है कि कांग्रेस के रिश्ते हैं। तो इस तरीके से मुद्दे आप चुनाव के पहले ये सारा चीज कर रहे हैं। जी आप सुनिए जी, ये फरवरी में जब हरियाणा की विधानसभा थी, उसके अंदर नून मुद्दे पे दो आदमियों की, नासिर और जुनैद की जो जली हुई लाशें एक गाड़ी के अंदर पाई गई थी, उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा हुई। उन्होंने उसके ऊपर बोल दिया कुछ। उसके ऊपर क्या हुआ है कि जो हरियाणा में स्पीकर साहब है, उन्होंने उस मामले को एक्सपंज कर दिया जो उन्होंने बात रखी। तो आप ये बताइए कि जो स्पीकर के जो विधानसभा के अंदर स्पीकर उस बात को, वर्ड को एक्सपंज कर देता है, उसके ऊपर नोटिस होता है क्या? और भाई तो स्पीकर के मामले पे तो हो नहीं रहा है ना। मामला ये हो रहा है कि भाई नू हिंसा में जो लोग पकड़े गए हैं आरोपी, उन्होंने नाम लिया है, इस तरीके की बातें आ रही है। 28, 29 और 30 को उनके लोकेशन के बारे में जांच होगी। जांच तो हो जाने दीजिए, पहले ही आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? मैं हरियाणा के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, मैं बताता हूं। इसके अंदर कौन पकड़ा गया? बिट्टू बजरंगी कौन है? बजरंग दल से। अरे भाई उसे तो कोर्ट ने जमानत दे दिया ना, आज वो जमानत पे छूट गए। उसके अलावा और जितने भी है सबकी जांच हो रही है। अरे वो तो सबकी जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सबको पता है, सब चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। मुकेश जी, सवाल आप किससे पूछ रहे हो? पीएफआई पर बोलेंगे नहीं, आतंकवादियों पे बोलेंगे नहीं, आतंकवादियों पे रोने का कार्य करने वालों से जब आप सवाल पूछेंगे तो उनको वोट करने का डर है। मुकेश जी, ये बोला उसने कि मैं इस यात्रा पे आपका जीजा हूं और वो बिल्कुल बजरंग दल से संबंधित है, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित है। वो लोग अगर पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, तो आप नाम लेंगे कि एमएलए ने क्या कहा। अरे भाई अगर पुलिस नाम ले, पुलिस अगर समन कर रही है, एक मिनट आप ये केवल ढींगरा जी, अगर पुलिस समन कर रही है, अगर पुलिस बुला रही है जांच के लिए तो सहयोग देना चाहिए। आज बुलाया था, आज आप नहीं गए, कल का टाइम फिर दिया है। आप सुनिए, भाई को बुरा कहेंगे मुकेश जी, आप 100 बार भी कहेंगे तो अपने भाई को बुरा नहीं बोलेंगे। और स्पीकर साहब ने कुछ भी वो झूठ के साथ रहना चाहेंगे। नहीं, उसके ऊपर नहीं है सर। आप जो है ना, आप बात को मिला रहे हैं, आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उस पे कोई नोटिस नहीं है, वो तो विधानसभा के भीतर का मामला है, बाहर में उस पे नहीं हो सकता कुछ। ये भ्रमित खट्टर साहब कर रहे हैं और दे दीजिए नोटिस, वो उसका जवाब दे देंगे। इसका कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। बुलाया जा रहा है भाई थाने में, आप आकर के जवाब दीजिए ना। नोटिस क्या होता है? सवाल जवाब पूछे जाएंगे आपसे। प्रधानमंत्री से भी पूछा गया था ना, जब प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं, जांच में सहयोग कर सकते हैं, तो विधायक क्यों नहीं करेगा? सुनिए तो सही, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना। हाँ। विधायक का मामला फरवरी का है। हाँ। ये बात 1 अगस्त की है। फरवरी से अगस्त तक सरकार चुप बैठी रही नोटिस के लिए। फरवरी और अगस्त पे नोटिस नहीं है, आप बात को मिलाइए मत। नोटिस 28, 29, 30 को उनके लोकेशन को लेके है। 31 जुलाई को जो दंगे हुए हैं वहां में नू हिंसा को लेकर के बुलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पे उनको जो है मैसेज गया है, पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है। सहयोग नहीं कर रहे वो। खान को एक मिनट सुनिए मुकेश जी, कांग्रेस मतलब मुकेश जी फरवरी के अंदर और उसी बात के, अरे आप बार फरवरी का राग आलाप रहे, फरवरी वाला मामला दूसरा है। सफाई होना चाहते हैं तो सही। हरियाणा सरकार और ओपोजिशन, विपक्ष कांग्रेस ये कह रही है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। भाजपा तो जुडिशियल इंक्वायरी से भाग रही है। कराए ना जुडिशियल इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी होने दे भाई। जो जांच हो रहा है उसमें तो पहले सहयोग कीजिए ना। जो जांच हो रही है उस पे सहयोग करें ना। आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्या पुलिस पे यकीन नहीं है? यही पुलिस तो आपके टाइम में भी थी ना। पुलिस पे आपको यकीन नहीं है क्या पुलिस पे? अब यकीन के मामले सुनाता हूँ। यकीन के मामले में पांच किस्से सुनाता हूँ। आप क्रिमिनल्स के ऊपर, अरे सर छोड़िए, हमारे पास के ऊपर केस आया। सुनिए तो सही, बिट्टू बजरंगी पे केस आया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। मणिपुर में महिलाओं का मामला आया, कुछ भी नहीं बना अभी तक।
अरे राजस्थान अब आप लोगों को एक मणिपुर का राग जो है ना, हर एक मुद्दे में जब आप फंसने लगते हो ना, इसी से जनता को पता चलता है कि जब आप सही में फंसने लगते हो तो मणिपुर चले जाते हो। अरे आप जहां बात पूछ रहे हैं वहां उसकी बात करो ना। नहीं, आप जहां भी फंसेंगे तो मणिपुर चले जाएंगे। मणिपुर पे जो हो रहा है, जांच हो रही है ना, मणिपुर में प्रधानमंत्री का बयान मांगा था, बयान ले लिया, संसद में चर्चा हो गई तो वहां तो भाग नहीं लिया आप लोगों ने। अब हर एक मुद्दे में, हर एक चर्चा में मणिपुर घुसेड़ देते हो आप लोग। सुनिए तो सही, कांग्रेस ने विधानसभा में जवाब देने दीजिए, बीजेपी भाग रही थी, सारी बातों से भाग गई बीजेपी। खट्टर सरकार ने जुडिशियल जांच कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है डीगरा जी। अगर इतना ही मामला सीधा लग रहा है, देखिए जुडिशियल जांच होने देते, क्या दिक्कत थी बीजेपी? अरे भैया एक बार आमने सामने लाइए जरा सा कांग्रेस और बीजेपी को। जी एक बार केवल जी आपने बोल लिया, सुन जनता ने दर्शकों ने सबने सुन लिया। अरे भैया दिल्ली से नजदीक मणिपुर है कि दिल्ली से नजदीक राजस्थान है। राजस्थान में महिलाओं के दुराचार सबसे ज्यादा हो रहा है। मंत्री कह रहा है कि मर्दों का प्रदेश है, महिलाओं के साथ दुराचार करेंगे। 2 दिन पहले अभी 2 दलित लड़कों को उसकी हत्या कर दी जाती है। मुकेश जी एक बार जी मैं ऐसे नहीं आ रहा हूँ। केवल ढीगरा जी प्लीज एक बार आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे। जी एसएन। देखिए मुकेश जी, मैं ढीगरा जी से बहुत हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से राहुल जी के नजदीक राजस्थान है, एक बार पांचों मुद्दों पे जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूँ। ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं के साथ दुराचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, और 2 दिन पहले अभी 2 दलित लड़कों का 5 मुद्दों पे जवाब। केवल जी आप सुन तो लीजिए आप। 2 दिन पहले दलित लड़कों की हत्या कर दी जाती है। राहुल जी एक बार भी नहीं बोलते। मैं तो कहूंगा मुकेश, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पीएफआई पर बोलेंगे नहीं, 36 टुकड़े करने पे बोलेंगे नहीं, दर्जी का गला काटने पर बोलेंगे नहीं, 3 तलाक का कानून आएगा बोलेंगे नहीं, कश्मीर से हिंदू भगा दिए जाएंगे बोलेंगे नहीं। ये बोलने वाले नहीं है मुकेश जी, लेकिन जनता बोल रही है मुकेश जी, जनता बोल रही है। केवल जी आप देखिए मुद्दा, आप दोनों ये कुछ भी बोलेंगे ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं आप लोग भी तो वही कह रहे हैं, अपनी सुविधा से बोल रहे हैं दोनों आदमी आप। अरे देखिए, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले ये लोग हैं, सिखों की हत्या कराने वाले लोग ये लोग हैं, देश का बंटवारा कराने वाले लोग ये हैं। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है। अशोक तिवारी जी के पास मैं आखिरी में जाना चाहूंगा। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आप केवल जी, जब आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता तो आप मणिपुर चले जाते हैं, चीन के बॉर्डर पे चले जाते हैं, और अशोक तिवारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है। मैं चाहूंगा आखिरी कमेंट 10 सेकंड में हर एक प्रवक्ता के पास में जाऊंगा। शुरुआत अशोक तिवारी जी से, प्लीज। एसएन प्लीज हो गया जी। शांत रहिए पहले। जी मुकेश जी, आज का जो आपका विषय है, जो आपका मुद्दा है जी, वो मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन में क्या भिन्न भिन्न दावेदार हैं? ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में हर एक दल अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात कर सकता है, उसका हक है, अधिकार है। अभी चुनाव के पहले कोई ऐसी बात होने नहीं जा रही है। अभी तो समन्वय समिति बनेगी, उस हिसाब से जो है चुनाव आगे चलिए ठीक है, समझ गया सर। समय की कमी है, प्लीज प्रोग्राम को खत्म भी करना है मुझे। जयदीप जी के पास, जयदीप जी बहुत कम बोले हैं। जयदीप प्लीज तिवारी जी आखिरी बात बोलने दीजिए, अंतिम बात बोलने दीजिए सर। हाँ, और ये इंडिया गठबंधन जनता की आकांक्षाओं पर, जनता के लिए बना है, जिसमें भिन्न भिन्न दल एक साथ आए हैं, और वो ठीक है बोल लिया समझ गया। जयदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयदीप जी की आवाज नहीं आ रही है, और जयदीप जी की आवाज ठीक है। ऐसे समाजवादी जो 3 सीट पाते हो प्रधानमंत्री बन जाए भैया, 3 सीट। चलिए हमारे पास समय की कमी है। सब एक दूसरे के साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए एसएन सिंह जी आपका, जयदीप जी आपका, तिवारी जी, अशोक तिवारी जी आपका, और केवल ढींगरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन एनडीए की बैठक में से पहले जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी पार्टी और जो एनडीए जो INDIA है, उनकी जो सहयोगी पार्टियां, वो अलग अलग तरीके से अपने अपने पार्टी की दावेदारी पेश करी, अपने अपने पार्टी के नेता को इस गठबंधन का चेहरा बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है
हर एक दल अपने तरफ से कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक बार, हर एक चुनाव से पहले हर एक गठबंधन में इस तरीके की बातें होती है। इस पर तो हो सकता है समन्वय समिति बने और इस पर कोई चर्चा हो जाए, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या जिन मुद्दों को लेकर के राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, क्या वैसी पार्टियां किसी एक मुद्दे पर आकर के एकजुट होकर के एक चुनाव या एक प्रत्याशी देने में कामयाब होगी? हालांकि मिशन इनका यही है कि हर एक सीट पे अपना एक प्रत्याशी वहां पर लगाएं, लेकिन इसमें अगर सफल होते हैं कि नहीं, या ये चुनौती से पार पा पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती इनके सामने है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।